ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राइज ऑफ मराठा, यही ना। और राइज ऑफ मराठा में हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टार्टिंग में जिनका नाम था क्या, शाहजी भोंसले। कौन थे? शाहजी भोंसले। इन्होंने, ये क्या थे? ये थे जागीरदार। कहाँ के? पूना के जागीरदार थे, बीजापुर अंपायर के अंडर में, बीजापुर सल्तनत के अंडर में। इन और इन्हीं के गाइडेंस में क्या हुआ, मराठा वॉरियर्स क्या हुए, इकट्ठा हुए। ठीक, मराठा वॉरियर्स वगैरह कुछ इकट्ठा हुए, इन्होंने एक मतलब अलग सा जागीरदार वगैरह अपने आप को अलग करने की कोशिश की और कर भी लिया, और कर भी लिया। इसके बाद लेकिन उस वक्त अभी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मराठा नहीं हुए थे। मराठा प्रोमिनेंट हुए किसके गाइडेंस में या किसके लीडरशिप में? शिवाजी के लीडरशिप में। किसके लीडरशिप में? शिवाजी की लीडरशिप में मराठा क्या हो गए? प्रोमिनेंट हो गए। इनके गाइडेंस में बाकी जो मराठा क्लेन्स थे वो भी इनके अंडर आ गए, इनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट किया, यानी कि अब ये सभी मराठों के क्या हो गए? चीफ हो गए। यहां तक था। धीरे धीरे इन्होंने फिर क्या किया, बीजापुर के फोर्ट्स को क्या किया, कैप्चर करना शुरू किया। ऐसा करते करते इन्होंने कुल लगभग 35 फोर्ट्स कैप्चर कर लिए थे, और एक अपना क्या हो गया थे, सेपरेट किंगडम इस्टेब्लिश करने में सक्सेस हुए थे। लेकिन अभी तक ये क्या थे, सिर्फ और सिर्फ मराठा चीफ थे, मराठा किंग नहीं बने थे। क्या थे? मराठा चीफ थे। इसके बाद हमने देखा कि जब इन्होंने क्या किया, सूरत पर अटैक किया। कहां पर? सूरत पोर्ट पर अटैक करके उसको लूटा, और बाद में और भी ज़्यादा बीजापुर के फोर्ट्स वगैरह कैप्चर करना शुरू किए। तब शिवाजी वर्सेज औरंगजेब की कहानी शुरू हुई। इसकी शिवाजी वर्सेज औरंगजेब। क्यों? औरंगजेब तब तक इसलिए शांत बैठा था क्योंकि सोच रहा था कि बीजापुर निपट लेगा, लेकिन बीजापुर का सुल्तान नहीं निपट पा। उसका जो कमांडर था आदिल शाह, कमांडर अफजल खां, वो भी मारा गया था। तो अब क्या होगा यहां से? अब इसके बाद क्या होता है कि जब औरंगजेब आता है तो औरंगजेब पहले किसको भेजता है? शाइस्ता खां को। किसको भेजता है? शाइस्ता खां को। ये शाइस्ता खां क्या होता है? हार जाता है। तो शिवाजी औरंगजेब क्या करता है? शाइस्ता खां को भेज देता है बंगाल, और उसके बाद फिर किसको भेजता है? राजा जय सिंह को। किसको भेजता है बताइए? राजा जय सिंह को। अब राजा जय सिंह क्या करते हैं? पुरंदर को अपने कंट्रोल, पुरंदर किले को अपने कंट्रोल में लेते हैं। पुरंदर किले को जब अपने कंट्रोल में लेते हैं तो शिवाजी की फैमिली और शिवाजी का सारा ट्रेजर कहाँ था? पुरंदर किले में ही था। पुरंदर किले को कंट्रोल में जाने से क्या होता है? अंत में शिवाजी साइन करते हैं क्या? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। जब शिवाजी ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करते तो इनको अपने 35 में से 23 फोर्ट क्या करना पड़ता है? मुगल्स को देना पड़ता है। बचते हैं 12 फोर्ट्स। बीजापुर का कुछ एक एरिया, बालाघाट वाला एरिया, अपलैंड वाला एरिया शिवाजी को मिल जाता है कि आप यहाँ से टैक्स वसूलिए और 40 लाख रुपए हमें इंस्टॉलमेंट में पे कीजिए। वो एक तरह से क्या था? 40 लाख एक तरह से पनिशमेंट टाइप का था। और साथ में क्या करता है? उसके साथ कहा जाता है कि जो इनके बेटे थे शिवाजी के सन, जिनका नाम था संभाजी, इनको
मुगल कोर्ट में 5,000 का मनसबदार बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? 5,000 का मनसबदार। क्यों? क्योंकि शिवाजी डायरेक्ट वो क्या करने के लिए, इनको औरंगजेब को या मुगलों को डायरेक्ट अपना सर्विस देने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है, उनके बेटे संभाजी को मुगल कोर्ट में 5,000 का मनसबदार बनाया जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या था? ये था कि शिवाजी को कंट्रोल में रखने का, कि शिवाजी कहीं फिर से बगावत ना कर दें। और फिर कुछ समय बाद जब शिवाजी आगरा विजिट करते हैं तो औरंगजेब शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, मतलब तरह से इनको इग्नोर करता है। इस तरह से इग्नोर करता है जैसे कि आपकी मेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। और साथ में क्या करता है, इनको नज़रबंद करा देता है। तो फिर वहाँ से शिवाजी किसी तरह से निकलकर वहाँ नज़रबंद से अपना मुगल किले से निकलकर अपना वापस मराठा किंगडम में आते हैं। यहाँ पर फिर ये अपना क्या करते हैं, और भी एक्सपेंशन का काम करते हैं। और 60-80 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। 60-80 में जब शिवाजी की डेथ होती है तो अब इनके बेटे क्या कर, संभाजी राजा बनते हैं। उससे पहले शिवाजी क्या करते हैं, अपना कोरोनेशन कराते हैं 1674 में। शिवाजी क्या करते हैं, कोरोनेशन कराते हैं और छत्रपति का टाइटल लेते हैं, छत्रपति महाराज का टाइटल लेते हैं। तो जो मराठा किंग होते हैं उनको राजा नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है छत्रपति। क्या कहा जाता है? छत्रपति महाराज। ठीक है। तो अब यहाँ से लेकिन 1780 में इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद अब संभाजी बन जाते हैं राजा, माने छत्रपति बनते हैं। लेकिन होता क्या है कि संभाजी जब होते हैं तो संभाजी की हो जाती है 89 में डेथ। किसकी? संभाजी की हो जाती है 1689 में डेथ। ठीक है, एक वॉर के समय, एक वॉर में हो जाती है संभाजी की डेथ। ठीक है। संभाजी की डेथ के बाद ही क्या होता है कि संभाजी के बेटे सन, जिनका नाम रहता है साहू जी, संभाजी के बेटे साहू जी को क्या कर दिया जाता है? इम्प्रिजन्ड कर दिया जाता है। मुगल इनको जेल में डाल देते हैं। संभाजी और मुगलों के बीच में युद्ध होता है जिसमें मुगल आर्मी जीतती है, संभाजी की डेथ हो जाती है उसी वॉर में। और इनके बेटे, संभाजी के बेटे साहू जी को क्या करते हैं? मुगल्स जेल में, यानी कि औरंगजेब जेल में डलवा देता है। ठीक है। अब तो शिवाजी की एक पत्नी से कौन थे? संभाजी और संभाजी के बेटे साहू जी। शिवाजी की दूसरी ब्रांच थी, शिवाजी की एक और वाइफ थी जिनका नाम था सोयरा बाई। इन सोयरा बाई से एक पुत्र थे जिनका नाम था राजा राम। ठीक है। तो जब संभाजी की डेथ हो जाती है और साहू जी को जेल में डाल दिया जाता है तो 1689 में छत्रपति कौन बनते हैं? राजा राम। और 1700 में क्या होती है? राजा राम की डेथ हो जाती है 1700 में। अब राजा राम के पुत्र रहते हैं जिनका नाम रहता है शिवाजी टू। क्या नाम रहता है? शिवाजी टू। राजा राम के बेटे शिवाजी टू, और इनकी वाइफ का नाम रहता है ताराबाई। तो जब राजा राम की डेथ हो जाती है तो ये ताराबाई क्या करती हैं? शिवाजी टू को छत्रपति बनाती हैं। क्या करती हैं? छत्रपति बनाती हैं। और अपने कंट्रोल में, कंट्रोल किसका रहता है? ताराबाई का रहता है। और मराठा साम्राज्य को चलाती हैं। इसी बीच में 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की हो जाती है डेथ। क्या होती है? औरंगजेब
डाइड। औरंगजेब की जब डेथ होती है तो उस वक्त मुगल सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी रहती है। तो औरंगजेब की डेथ के बाद कौन आता है? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट सुल्तान बनता है, कहाँ का? मुगल सुल्तान, मुगल एम्परर। कौन बनता है? बहादुर शाह फर्स्ट। ये बहादुर शाह फर्स्ट क्या करता है? मराठों के बीच में ये देखता है कि मराठे काफ़ी परेशान कर रखे थे मुगल सल्तनत को, और मुगल सल्तनत की पॉलिसी जो थी वो फेल हो रही थी। तो ये क्या करता है? मराठों से एक तरह से बदला लेने के लिए मराठों के बीच में फूट डलवाता है, और इसका जो वजीर होता है जुल्फिकर खां, वो सारा गेम करता है। तो वो क्या करता है? अब यहाँ पर शिवाजी हैं छत्रपति, और ये करता है, ये जो साहू जी महाराज इम्प्रिजन्ड हैं, इनको कर देता है रिलीज। क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। किसको? रिलीज्ड साहू जी को रिलीज कर देता है। कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। अब साहू जी रिलीज हो गए तो ये क्या करते हैं? ये क्लेम करते हैं अपना छत्रपति, यानी कि मैं राजा बनूंगा। लेकिन राजा तो यहाँ शिवाजी सेकंड है। तो अब दोनों के बीच में क्या होगा? क्लैश। क्या हो जाएगा? एक तरह से क्लैश होगा कि मैं राजा तो मैं राजा। तो उसमें क्या होता है? साहू जी की मदद करता है इनका एक बहुत ही खास व्यक्ति, जिसका नाम रहता है बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम रहता है? बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू जी जीत जाते हैं। तो जब साहू जी की विजय होती है तो ताराबाई क्या करती हैं? ताराबाई विथ शिवाजी सेकेंड कहाँ चली जाती हैं? कोल्हापुर। कहाँ चली जाती हैं? कोल्हापुर। और वहाँ पर इस्टेब्लिश करती हैं रॉयल हाउस ऑफ कोल्हापुर। अब ये जो रॉयल हाउस ऑफ कोल्हापुर है, और इधर कौन है? इधर आ गए साहू जी एंड हिज पेशवा, जिनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। तो अब क्या होता है? साहू जी और बालाजी विश्वनाथ कहाँ पर हैं? ये लोग अपना जो मराठा किंगडम है उसको अब कंट्रोल करेंगे। कौन? साहू जी एंड बालाजी विश्वनाथ। और उसी में का एक छोटा सा एरिया कोल्हापुर वाला, वो किसके हाथ में है? ताराबाई और शिवाजी। तो हैं तो इन्हीं की फैमिली, है तो ये मराठा की ही फैमिली ना, ताराबाई और शिवाजी। साहू जी के ही तो सौतेले भाई हुए ना, एक तरह से देखा जाए तो। सौतेले का ये क्या, उन्हीं के मतलब एक तरह से देखा जाए तो हुए तो दोनों तो शिवाजी के ही के वंशज हुए। तो इस वजह से ये अब साहू जी इनको नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब जो भोंसले फैमिली है, यानी शिवाजी के बाद भोंसले फैमिली दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक साहू जी और एक शिवाजी सेकंड। तो यहाँ से शिवाजी की दो ब्रांचेज हो गई। एक साहू जी जो मेन अब मराठा किंगडम में है, और दूसरे हो गए शिवाजी सेकंड जो सिर्फ और सिर्फ कोल्हापुर वाले छोटे से एरिया में हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख रखी थी। ठीक है, यहाँ तक की कहानी में कोई डाउट कि कैसे कहानी आगे बढ़ी? तो आते आते यूं कह लीजिए कि 1708 तक क्या हो गए? जो मराठा साम्राज्य था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक साहू जी और दूसरा शिवाजी।
मेन मराठा साम्राज्य किसके कंट्रोल में है? साहू जी के कंट्रोल में। और शिवाजी के कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ कोल्हापुर है। तो और ये उनको अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि भाई अपना ही परिवार है, तो इस वजह से ज़्यादा ये लोग अब डिस्टर्ब नहीं कहेंगे, ठीक है आप अपना कोल्हापुर में रहिए, वो सब आपका और बाकी जगह पर हम लोग। इस तरह से अब मराठा दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। लेकिन मेन जो है वो कौन है? साहू जी वाले। ठीक है, यहां तक कहानी हम लोगों ने समझ रखी थी और उसी को मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो एक बार आप जाइएगा क्लास के बाद अपने नोट्स को देखिएगा तो आपको ये पूरी कहानी फिर से आपको याद आ जाएगी। उसमें जो डेट्स वगैरह हैं वो आप देख लीजिएगा और इसी तरह के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको बनाने में सहूलियत भी होगी और बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी। तो यहाँ तक चीज़ें ठीक है। और जिस तरह से ये बताया ना मैंने, ये रफ, तो आप भी जब रिवाइज कीजिए तो इसी तरह से रफ बना बना के रिवाइज कीजिए। ये रिवाइज करने का तरीका है। ये क्या है? ये रिवाइज करने का तरीका है। इस तरह से कर लिया, इसके बाद गए नोट्स बना चेक किया कि हाँ मैंने जो यहाँ सोचा और जो कंसेप्ट लगाया, जो लॉजिक लगाया वो सही है कि नहीं है, कोई डेट भूला तो नहीं, कोई नाम तो नहीं भूला, तो वो उसको वहाँ पर एडअप कीजिए और दिमाग में आ गया हाँ ये नाम यहाँ पर आना चाहिए था जो मैंने नहीं लिया। ठीक है, या मैंने जो रिलेशन बनाया, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया, जो लॉजिक तैयार किया वो सही है कि नहीं। तो इस तरह से आपका रिवीजन का ये तरीका होना चाहिए। कभी भी रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। कॉपी और पेन उठाया, नहीं पेन है तो पेंसिल से लीजिए। पेंसिल से क्या होता है कि अगर कहीं मिस्टेक होगा तो रिवीजन के बाद जब आप चेक करोगे तो उसको वहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, रब करके। तो ये एक तरीका है रिवाइज करने का। इस तरह से रिवाइज कीजिएगा तो हमेशा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि अब पूरी कमान किसके हाथ में आ गई है? मराठा कमान किसके हाथ में आ गई है? साहू जी के हाथ में। ठीक है, और साहू जी ने क्या किया है? अपॉइंटेड हिज पेशवा, किसको? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप थोड़ा सा पीछे के नोट्स को देखोगे तो आपको एक नाम आपको मैंने वहाँ बताया है कि जब राजा राम, कौन? राजा राम छत्रपति बने थे तो राजा राम ने क्या किया था? रामचंद्र भट्ट, क्या नाम, नहीं अमात्य, रामचंद्र पंत, क्या था? रामचंद्र पंत। रामचंद्र पंत को इन्होंने क्या किया था? किंग स्टेटस दे दिया था। क्या दिया था? किंग स्टेटस दे दिया था। लेकिन जब राजा राम के बेटे शिवाजी सेकंड कोल्हापुर गए तो इन्होंने शिवाजी के साथ ये कहाँ चले गए? कोल्हापुर चले गए। ये अपना शिवाजी सेकंड के साथ अपनी यानी राजा राम के साथ अपनी वफादारी कंटिन्यू रखी और ये चले गए कोल्हापुर। तो साहू जी ने नया पेशवा बनाया किसको? बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि धीरे धीरे ये बालाजी विश्वनाथ जो है, विश्वनाथ, ये क्या करते हैं? पेशवा को एकदम मतलब इम्पोर्टेंट पोस्ट बना देते हैं। ऐसा इम्पोर्टेंट पोस्ट बना देते हैं कि अब ये छत्रपति से के बड़ा तो नहीं लेकिन छत्रपति जैसा इम्पोर्टेंट कर देते हैं। ऐसा मोस्ट पावरफुल और इम्पोर्टेंट पोस्ट इसको बना देते हैं कि अब सारा डिसीजन कौन लेगा? पेशवा ही लेगा। और जो छत्रपति है वो क्या है? वो सिर्फ अब नाम मात्र का छत्रपति है। धीरे धीरे ये पूरी तरह से इस तरह से प्लानिंग करके ये क्या करते हैं? पेशवा को बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट बना देते हैं
और आर्मी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, आर्मी का भी कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यहाँ से साहू जी तक, यानी कि देखा जाए तो एक मिनट, जैसे कौन थे? शिवाजी। शिवाजी पहले क्या थे? पहले मराठा चीफ थे। मराठा चीफ के बाद क्या बने? छत्रपति बने। ठीक है, उसके बाद मराठा शिवाजी के बाद आए कौन? संभाजी। संभाजी भी क्या थे? छत्रपति थे। लेकिन अभी सारी पावर भी क्या है? इन्हीं के पास है। तो छत्रपति क्या है? पावरफुल, यानी कि मेन यही है। संभाजी के टाइम भी छत्रपति पावरफुल है, सब कुछ यही है। संभाजी के बाद कौन आए? राजा राम। अभी भी छत्रपति पावरफुल है, लेकिन राजा राम की डेथ के बाद जब इनके माइनर सन शिवाजी 2 आए, तो ये भी छत्रपति हैं लेकिन पावरफुल नहीं है। कंट्रोल किसके हाथ में है? ताराबाई के हाथ में, यानी कि छत्रपति की मां पावरफुल है। और शिवाजी सेकंड के बाद आते हैं फिर कौन? साहू जी। और साहू जी भी छत्रपति बनते हैं, बट पावर इन हैंड्स ऑफ पेशवा। धीरे धीरे क्या होती है? छत्रपति के हाथ से पावर कहां शिफ्ट हो जाती है? पेशवा के हाथ में। पेशवा इज द लाइक प्राइम मिनिस्टर। आज के हिसाब से कहा जाए तो साहू यानी कि छत्रपति इज लाइक प्रेसिडेंट, और मेन लेकिन फंक्शनिंग पावर किसके हाथ में पहुंच गई? छत्रपति माने कि पेशवा के हाथ में पहुंच गई। और जब पेशवा के हाथ में पहुंच गई तो अब यहां 1708 से क्या? 1708 से अब मराठा किंगडम को हम लोग किस टाइटल से पढ़ेंगे? तो अब पढ़ा जाएगा मराठा किंगडम अंडर पेशवा। क्या? अंडर पेशवा। तो अभी तक साहू जी तक, यानी कि 17 यहां से शिवाजी का उदय 1637 से लेकर या इनके छत्रपति बनने की कहानी 1674 से लेकर कहां तक? 1708 तक किसके हाथ में कंट्रोल है? छत्रपति के हाथ में कंट्रोल है। लेकिन जब उसके आगे बढ़ते हैं, यानी कि 1708 से लेकर कहां? 1708 से लेकर अब पूरा कंट्रोल किसके हाथ में चला जाएगा? पेशवा के हाथ में, यानी कि किसके हाथ में? बालाजी विश्वनाथ। तो 1708 में ये भले पेशवा बनते हैं, लेकिन ये करते करते इनको 4 से 5 साल लगता है। तो एक्चुअल में कहा जाए तो 1713, यानी कि 1713 से लेकर मराठा जब तक रहे तब तक अब पावर किसके हाथ में है? तो वो है पेशवा के हाथ में। तो देखा जाए तो अगर आप देखोगे तो इसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद अंग्रेजों के साथ जितने भी बैटल होंगे, एंग्लो मराठा वार 1, एंग्लो मराठा वार 2, एंग्लो मराठा वार 3, ये सब के सब में मराठों को लीड कौन करेगा? पेशवा लीड करेगा। तो 1708 से आगे की कहानी जो मराठा की हम लोग पढ़ेंगे, वो किस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे मराठा किंगडम अंडर पेशवा। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे तो मराठा किंगडम,
लेकिन एक्चुअल में अब मराठा में पावरफुल कौन है, किसकी चलती है, तो पेशवा की चलती है। तो छत्रपति अब सिर्फ नाम का रहेगा और बाकी सब कुछ किसके हाथ में रहेगा, मिलिट्री, फाइनेंस, सब कुछ किसके हाथ में, पेशवा के हाथ में। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे यहां से मराठा अंडर पेशवा। समझ में आया कि क्यों आपको ये चीज पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, कि अब आपको राजा नहीं पढ़ाया जाएगा, अब आपको छत्रपति नहीं पढ़ाया जाएगा। छत्रपति साहू जी तक आते आते खत्म। अब छत्रपति सिर्फ नाम मात्र के हैं, अब सारा काम कौन कर रहा है, पेशवा कर रहा है। तो इसलिए अब हम लोग मराठा किंगडम को किसके नाम से पढ़ेंगे, पेशवा के नाम से पढ़ेंगे। तो अब एक एक करके, जैसे बालाजी विश्वनाथ हुए, फिर बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, तो अब जितने हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अब पेशवा को पढ़ेंगे। अब हम लोग छत्रपति के बारे में नहीं पढ़ेंगे। छत्रपति साहू जी तक आते आते छत्रपति का रोल खत्म। तो इस वजह से आपको ये रिवाइज करके ये चीज समझाने के लिए मैंने ये पूरी कहानी आपको बताई कि कैसे पेशवा इंपॉर्टेंट हो गए। अब वो कैसे हुए वो अपना पॉलिटिक्स है, उसको नहीं जानना है, बस ये जानना है कि 1708 से 1713 के बीच में बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा को इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट बना दिया और हेडिटरी कर दिया कि अब मराठा किंगडम में सारी पावर आ गई पेशवा के हाथ में। तो अब हम लोग मराठा किंगडम के छत्रपति यानी राजा को नहीं पढ़ेंगे, मराठा किंगडम के पेशवा को पढ़ेंगे। और साहू जी की अपनी जो और संतानें होंगी वगैरह वगैरह, वो अपना जो भी रहेगा वो अपना चलती जाएंगी। समझ में आई कहानी। तो अब हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे मराठा किंगडम अंडर पेशवा। ठीक है, तो ये सब करते हैं और शुरू करते हैं मराठा किंगडम अंडर पेशवा। ठीक है।